अगर आप इस कहानी का पिछला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आदित्य की ऐसी बातें सुनकर सोना के पैर लड़खड़ा जाते हैं। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, वह कुछ नहीं बोलती है। ऐसे ही रोते रोते कमरे से भाग जाती है। आदित्य वहीं बेड पर बैठ जाता है। इधर ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से आहान वहीं बार में ही सो जाता है। सुबह आहान की नींद खुलती है। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने रूम में आता है और फ्रेश होकर यहाँ से जाने की तैयारी करता है। तैयार होकर वो एक बार सोना को बाय करने के लिए उसके रूम में आता है। सोना का रूम लॉक नहीं था, वो खुल जाता है। आहान सोना को आवाज़ लगाता है। आहान बोला, सोना सोना आप कहाँ हैं? सोना आप बाथरूम में हैं क्या? पर सोना कहीं नहीं मिलती है। आहान सोचता है कि शायद उसकी किस्मत में ही नहीं है सोना से आखिरी बार मिलना। वो जाने लगता है तो सोचता है कि वो आदित्य को बता दे कि वो जा रहा है। आहान आदित्य के रूम में जाता है। वहाँ पर शालिनी रहती है। आदित्य भी गुस्से में वहीं बेड पर बैठा रहता है। आहान बोला, आदि मैं जा रहा हूँ। आदित्य ऊपर मुँह करके भी नहीं देखता है। आहान को समझ नहीं आता है कि क्या हुआ है। फिर उसे ध्यान आता है कि आदित्य और शालिनी यहाँ हैं, तो सोना कहाँ है? आहान बोला, सोना कहाँ है आदि? आदित्य बोला, मुझे क्या पता, मुझसे ज़्यादा तो वह आजकल तेरे साथ रहती है। तुम्हें पता होगा कि वह कहाँ पर है। आहान बोला, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो आदि? आदित्य बोला, तुम्हें क्या लगा? मुझे समझ में नहीं आता कि तुम दोनों मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हो। और वह बेशर्म लड़की मेरी पत्नी होकर मेरे के गाल पर आहान लगाता है। आदित्य और शालिनी दोनों आहान को घूर कर देखते हैं। बेशर्म लड़की, सोना बेशर्म है। एक पत्नी के होते हुए दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है और उस पर उंगली उठा रहा है। तुझे शर्म नहीं आती उसके बारे में ऐसे बातें करते हुए? सोना बहुत अच्छी लड़की है, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। आदित्य गुस्से में आहान की कॉलर पकड़ते हुए बोला, मुझसे झूठ बोलता है कमीने। कल देखा था मैंने तुम लोगों को एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हुए। आहान आदित्य से अपनी कॉलर छुड़वाते हुए बोला, तू जो सोच रहा है वैसा नहीं है भाई। आदित्य गुस्से से बोला, भाई मत कहना, भाई बोलता है और मेरे पीठ पीछे मेरी ही पत्नी के साथ। आहान जोर से गुर्राया। आदित्य मित्तल, जब पूरी बात नहीं पता हो तो आधी अधूरी बात पर अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। जब बात सुन ही रहा था तो पूरी सुनता। मैंने क्या कहा वो सुना और सोना ने क्या कहा वो नहीं सुना। आदित्य बोला, सुना, वो भी सुना जब उसने हाँ कहा। आहान बोला, तूने पूरी बात नहीं सुनी यार, वो हाँ नहीं बोल रही थी। मैं भी गलत समझ गया था और गलती से उसे आगे बढ़कर गले लगा लिया था। मुझे भी लगा उसने हाँ कहा, पर ऐसा नहीं था। मेरे इस तरह से अपने मन की बात कहने से वो सोच में पड़ गई थी। मैंने उसका नाम लिया था, उसने उसके लिए हाँ कहा था, मुझे हाँ नहीं कहा था। आदित्य बोला, तू सच बोल रहा है? आहान बोला, हाँ यार, सोना की कसम, वो मुझसे प्यार नहीं करती। वो बस मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनकर रहना चाहती है और मैं भी जिंदगी भर अपनी दोस्ती निभाऊंगा। आदित्य अपना सिर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ जाता है। ये मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया है? आहान बोला, क्या किया है तूने? बोल आदि, क्या किया तूने? आदित्य आहान को सब बताता है। आहान बोला, तू पागल हो गया है क्या आदि? क्या किया है? पता नहीं कहाँ होगी वह, हमें उसे ढूंढना होगा। शालिनी जो कि इतनी देर से चुपचाप खड़ी थी, उसकी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ होगी ठीक ही होगी। जब तुम दोनों जैसे अमीरों को इतनी आसानी से बेवकूफ़ बना सकती है तो वो अपने आप को भी संभाल सकती है। आदित्य बोला, अपनी बकवास बंद करो शालिनी, तुम ही मेरे दिमाग में यह सब बातें डाल रही थी। तुम्हारी वजह से मैं उस पर इतना गुस्सा था। आहान, जल्दी चलो, हमें उसे ढूंढना है। आहान और आदित्य रूम में से निकलकर सोना को पूरे होटल में ढूंढते हैं। वो सभी से पूछते हैं पर सोना का कहीं कोई पता नहीं चलता है। शालिनी भी दोनों के पीछे सोना को ढूंढती है। उसका मन तो बिल्कुल भी नहीं था, पर वो आदित्य को और नाराज नहीं करना चाहती थी क्योंकि आदित्य उसके लिए एटीएम मशीन है जिसे वो किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहती थी। आहान होटल के सीसीटीवी कैमरे चेक करता है तो वह देखता है कि आदित्य के रूम से रोते हुए निकलकर सोना होटल से बाहर भाग जाती है। आहान जोर से टेबल पर हाथ मारता है। आदित्य, तुमने क्या किया? तुमने एक मासूम सी लड़की के कैरेक्टर पर उंगली उठाई है। तुम उससे इतनी गिरी हुई बात कैसे कर सकते हो? आदित्य शर्म से अपनी आंखें झुका लेता है। आदित्य अपने हाथ जोड़ते हुए आहान से बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ सोना को जल्दी से जल्दी ढूंढो, अगर उसे कुछ हो गया तो ज़िंदगी भर मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा।
बोलते बोलते आदित्य की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। आहान इस वक्त काफ़ी गुस्से में रहता है। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी, चेहरे पर बेतहासा गुस्सा था। वह अपना फ़ोन निकालता है और किसी को फ़ोन करता है और थोड़ी देर बात करके फ़ोन रख देता है। आदित्य को भी एहसास होता है कि उसने कितना कुछ गलत बोल दिया है सोना के बारे में। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे उसकी गलती का पछतावा होता है। वह अपने दोनों हाथ से अपना सिर पकड़ता है, अपने बाल नोचने लगता है कि उसने क्या किया है। इतनी बड़ी गलती वो कैसे कर सकता है? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, वह भी सोना के साथ। मैं जानता हूँ कि वह कितनी अच्छी है और मैंने उसके साथ में ये किया। आदित्य अपने आप को ही चोट पहुँचाता है। शालिनी आदित्य को रोकने की कोशिश करती है, पर वह उसका हाथ झड़क कर उठकर सोना को ढूंढने के लिए निकल जाता है। आदित्य बेतहासा इधर उधर भागता है, सोना कहीं भी नहीं दिखती। होटल के गेट पर आहान को देखता है। वह दौड़कर उसके पास आता है। आहान, सोना कहाँ है? तुम्हें मिली? कहाँ जा सकती है? आहान गुस्से में आदित्य की कॉलर पकड़ते हुए, तेरी वजह से आज वह कहाँ है मुझे नहीं पता है। अगर वह किसी मुसीबत में होगी या उसे कुछ हो गया ना, तो सच में मैं तेरी जान ले लूँगा। आहान, मुझे माफ़ कर दे यार भाई, मुझसे गलती हो गई। मैंने गुस्से में ना जाने क्या कह दिया। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद ही मर जाऊँगा। प्लीज़ कैसे भी करके सोना को ढूंढ। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं सच में मर जाऊँगा। आदित्य को देख आहान भी थोड़ा शांत होता है। आदित्य की हालत को देखकर उसे भी शांत करवाता है। आहान बोला, तू अपने रूम में जा, मैं सोना को ढूंढता हूँ। आदित्य बोला, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं भी तेरे साथ सोना को ढूंढूंगा। हाँ ठीक है, पहले पता तो चले कि वो कहाँ पर है। थोड़ी देर में उसके पास में फ़ोन आता है। वो आहान को सोना के बारे में बताता है। सोना सड़क पर रोते रोते दौड़ते हुए जा रही थी। तभी एक ब्लैक कलर की वैन में कुछ लोग सोना को उठा कर ले जाते हैं। आहान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह गुस्से में बोलता है, वह लोग सोना को कहाँ लेकर गए हैं? सामने से वह आदमी बोलता है, मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ। यह सोना का लॉस्ट लोकेशन था। आहान फटाफट अपने कार में बैठकर उस लोकेशन पर पहुंचता है। आदित्य और शालिनी भी आहान के साथ में जाते हैं। आदित्य बोला, ये मैंने क्या कर दिया? सोना आज जिस मुसीबत में है, यह सब मेरी गलती है। यह सब मेरी वजह से हुआ है। आहान, यह सब बात करने का टाइम नहीं है। यह सब हम बाद में भी बात कर सकते हैं। अभी हमें सोना को ढूंढने पर फोकस करना है। थोड़ी देर में वो उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, पर वहां उन्हें दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखता है। वहां पर सब टूटी फूटी बिल्डिंग थी। आदित्य चारों तरफ घूम घूम कर सोना को आवाज़ लगाता है। वह एरिया इतना सुनसान था कि उसकी आवाज़ वापस लौट कर आ रही थी। शालिनी बोली, शायद हम गलत जगह पर आ गए हैं। आदित्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये मुझसे क्या हो गया है? मैंने सोना को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। यह सब मेरी वजह से हुआ है। और आदित्य अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ जाता है और ज़मीन पर एक के बाद एक पंच मारता है। आहान और शालिनी आदित्य को रोकने की कोशिश करते हैं। आदित्य की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। आहान आदित्य को बोलता है, अपने आप को संभालो, हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है। हमें कैसे भी करके सोना को ढूंढना है। वह शायद यहाँ पर नहीं है। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। आदित्य बोला, प्लीज़ भगवान हमारी मदद करो, हमें कैसे भी करके सोना से मिला दो। मेरी वजह से उसे एक भी खरोच आएगी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है। तभी उसके चेहरे पर कांच की झिलमिलाहट आती है। वह दौड़ उस तरफ जाता है जहाँ पर उसे एक झुमका मिलता है। आदित्य बोला, ये सोना का है। आज सुबह उसने यही पहन रखा था, मैंने देखा था। यह सोना का ही है। सोना यहीं कहीं है। वह फिर से सोना को जोर जोर से आवाज़ लगाता है। आहान बोला, अगर यह सोना का है तो ज़रूर सोना यहीं कहीं होगी। हमें अलग अलग चलकर सोना को ढूंढना चाहिए। और किसी को फ़ोन भी लगाता है और उन्हें लोकेशन भेजता है और जल्दी आने को कहता है। शालिनी कार को लॉक करके कार के अंदर ही बैठे रहती है। मैं बाहर कहीं नहीं आऊँगी। अगर उन गुंडों ने मुझे पकड़ लिया तो मैं कहीं नहीं जाऊँगी। आदित्य बोला, ठीक है, तुम यहीं रहो, हम देखते हैं। आदित्य और आहान अलग अलग बिल्डिंग्स में जाकर चेक करते हैं। आदित्य को एक बिल्डिंग में हलचल सुनाई देती है। वह धीरे धीरे उस ओर जाता है। बिल्डिंग के अंदर 8-10 लड़के रहते हैं जिनकी उम्र करीब 20 से 30 साल के बीच में ही रहती है। और इन सब के बीच में सोना बैठी रहती है, जिसके हाथ पैर और मुंह पर पट्टी बंधी रहती है। सोना को इस तरह बंधा देख आदित्य गुस्से से उबल जाता है। आदित्य पास में रखे रॉड लेकर गुस्से में आगे बढ़ता है। तभी पीछे से उसे कोई खींच लेता है। वो कोई और नहीं, आहान होता है। आहान बोला, ये क्या पागलपन करने जा रहे हो आदित्य? आदित्य आहान को धक्का देते हुए, पागलपन मैं कर रहा हूँ या तुम? देखा नहीं सोना उन लोगों के बीच में है? हटो, मुझे उसे बचाने जाना है।
आहान बचाना मुझे भी है आदित्य, पर जोश से नहीं होश से काम लो। सोना उनके बीच में है, इस तरीके से वह पहला अटैक सोना पर ही करेंगे। यह कोई क्रिमिनल नहीं है, यह सिर्फ 20-22 साल के लड़के हैं जिन्हें खुद नहीं पता है कि यह गुस्से में कब क्या कर बैठे। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे सोना की जान खतरे में पड़े। सोना मेरी वाइफ है, मैं उसे बचा लूँगा, मुझे तुम्हारे ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। आहान बोला, बात समझने की कोशिश करो आदि, प्लीज़, मुझे भी सोना की फिक्र है और हमें उसे यहाँ से सुरक्षित ही निकालना है। आदित्य थोड़ा शांत होता है। आदित्य बोला, बोलो जल्दी क्या करना है। आहान अपना फ़ोन निकाल कर किसी को मैसेज करता है। आहान बोला, तुम इस साइड से और मैं इस साइड से धीरे धीरे चुपके से आगे बढ़ेंगे। जब तक हम उनके पास में पहुंच नहीं जाते तब तक उन पर कोई हमला मत करना, ना ही कोई आवाज़ करना। एक बार सोना को हम उन लोगों के बीच में से निकाल दे फिर जो करना है वो करना, पर पहले हमें सोना को उनके बीच में से निकालना है। हमारी तरफ से एक भी गलती सोना के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। आदित्य बोला, अगर उन्होंने सोना को कुछ भी कहा या करा तो मैं जान से मार दूंगा। आहान बोला, अगर सोना को कुछ करेंगे तो जान से तो मैं भी मार सकता हूँ, पर हमें यही ध्यान रखना है कि वह सोना को कुछ भी ना करें। हमें सोना को यहाँ से सही सलामत निकालना है। आदित्य आहान की बात मान जाता है, दोनों ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तभी आदित्य एक ड्रम से टकरा जाता है, ड्रम खाली होने की वजह से गिर जाता है। सभी का ध्यान आदित्य की तरफ जाता है। उसमें से 3-4 लड़के आदित्य की तरफ बढ़ते हैं। आदित्य उनके सामने शेर की तरह खड़ा हो जाता है, इस वक्त काफ़ी गुस्से में रहता है। आदित्य आगे बढ़कर उनके साथ में लड़ाई करता है, एक के बाद एक सभी को मारता जाता है। उनमें से एक लड़का सोने के सिर पर गन पॉइंट कर देता है। आदित्य जैसे ही गन के निशाने पर सोना को देखता है वो वहीं जम जाता है। सोना के सिर पर गन पॉइंट करते हुए वो लड़का, थ्रो द, आई सेड थ्रो द रॉड। आदित्य रॉड को फेंक देता है। लड़के उठाकर आदित्य को पीटना शुरू कर देते हैं। सबकी नज़रों से बचकर आहान फुर्ती से सोना के करीब पहुंच जाता है और जिस लड़के ने हाथ में गन पकड़ी होती है उसके सर पर जोरदार वार करता है, जिससे वह ज़मीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। आहान सोना को गले लगा लेता है। आहान सोना से, यह क्या हरकत है, कोई भी तुम्हें कुछ भी कह देगा और तुम ऐसे निकल जाओगी। तुम्हें पता है अभी तुम्हारे साथ में क्या हो सकता था, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो सोना। आहान सोना को दूर करता है तो देखता है कि सोना के गाल पर लाल निशान उभरे होते हैं, जैसे उसे किसी ने जोरदार थप्पड़ मारा हो। उसके होठ के किनारे का खून भी जम गया होता है। आहान सोना का चिन्ह पकड़कर निशान को गौर से देखता है। उसकी आंखों में खून उतर आता है। किसने किया है, मैंने पूछा, किसने किया है। सोना एक लड़के की तरफ इशारा करती है। आहान उस लड़के की तरफ बढ़ता है और उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ मारता है। एक तरफ आहान और आदित्य और एक तरफ वो लड़के, दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट चलती रहती है। थोड़ी ही देर में सभी लड़के अधमरे होकर वहां जमीन पर पड़े रहते हैं। आदित्य दौड़कर सोना के पास आता है, वह सोना को गले से लगा लेता है। आदित्य बोला, भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम कहाँ चली गई थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो। सोना गुस्से से आदित्य को दूर ढकेल देती है और जोर से और गुस्से से कहती है, पास मत आइएगा। आपने मेरे चरित्र पर उंगली उठाई है, आपने मुझे चरित्रहीन कहा है। अब आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं आपको नहीं जानती हूँ। मैं जिस आदित्य को जानती थी वह ऐसे नहीं थे। आप कौन हैं, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। आप मेरे पास भी आने की कोशिश मत कीजिएगा। आदित्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आदित्य बोला, सोना मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सोना बोली, आपको शर्मिंदा होने की क्या ज़रूरत है, शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए ना। मैं एक कैरेक्टरलेस लड़की हूँ जिसका कोई कैरेक्टर नहीं है, जो एक पति होते हुए भी छी बोलते हुए भी मुझे शर्म आती है, तो मैं शर्मिंदा हूँ, आप नहीं। आप तो बहुत अच्छे हैं। एक पत्नी के होते हुए आपका दूसरी औरत के साथ संबंध है, पर आप सही हो। एक पत्नी के होते हुए आप एक दूसरी लड़की को अपने साथ अपने हनीमून पर लेकर आए और फिर भी आप सही हो। एक पत्नी के होते हुए आप दूसरी लड़की से साथ रात भर कमरे में रहते हो, फिर भी आप सही हो। आप जो भी करते हो बस आप सही हो और मैं गलत। आदित्य सब नीचे मुंह करके चुपचाप सुनता रहता है, क्योंकि वह खुद जानता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की हुई है, जिसे माफ़ करना इतना आसान भी नहीं है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। आहान पुलिस से बात करता रहता है। आदित्य नीचे मुंह करके सोना की सारी बातों को चुपचाप सुनता है। तभी एक लड़का उठता है और पास में रखी रॉड सोना के सिर पर दे मारता है।
यह सब इतना जल्दी होता है कि किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता और अचानक से सोना की जोरदार चीख निकल पड़ती है। आदित्य ऊपर मुँह करके देखता है। सोना अपने दोनों हाथों से सिर पकड़कर गिरने लगती है। उसके सिर से बेतहाशा खून बहता है। आदित्य आगे बढ़कर सोना को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। आदित्य बोला, सोना सोना ये क्या हुआ? आहान भी दौड़कर सोना के पास आता है और वह पास में रखी गन पकड़कर उस लड़के को शूट कर देता है। वह लड़का वहीं ढेर हो जाता है। आदित्य सोना को पकड़कर हिलाने की कोशिश करता है पर सोना बेहोश हो चुकी होती है। आदित्य और आहान दोनों को ही आंखों से झरझर आंसू बहते हैं। आहान जोर से चिल्लाता है, कॉल द एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस थोड़ी ही देर में आ जाती है। सोना को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। आदित्य बोला, सोना ठीक तो हो जाएगी ना, उसे कुछ होगा तो नहीं ना? आहान बोला, भरोसा रख, सोना को कुछ नहीं होगा, सोना ठीक हो जाएगी। आहान भले ही आदित्य को समझा रहा था पर कहीं ना कहीं डर उसके मन में भी था। सोना को जिस तरीके से सर पर चोट लगी थी और जितना उसका खून बहा था, उस हिसाब से डरने वाली बात थी तो सही। थोड़ी ही देर में सब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। फटाफट डॉक्टर सोना का ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। डॉक्टर, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, कोई भी फैमिली मेंबर फॉर्म पर सिग्नेचर कर दीजिए। आहान बोला, आदित्य तुम सोना के पति हो, इस फॉर्म पर तुम्हें सिग्नेचर करना चाहिए। आदित्य बोला, मैं सोना का पति हूँ पर मैंने पति वाला कोई काम नहीं किया है, आज मेरी वजह से ही सोना की यह हालत है। आहान बोला, अपने आप को बार बार दोष देना बंद करो आदि, और जल्दी से सिग्नेचर करो। जितनी जल्दी तुम सिग्नेचर करोगे उतनी जल्दी ही ऑपरेशन होगा, जितना लेट करोगे उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाएगी। आदित्य साइन कर देता है। तकरीबन 6 घंटे तक सोना का ऑपरेशन चलता है। बाहर खड़े खड़े आदित्य और आहान की जान सूख रही थी। दोनों के गले से एक एक बूंद पानी भी नहीं उतर रही थी। शालिनी थोड़ी देर तो आदित्य को संभालती है, पर जब पता चलता है कि ऑपरेशन इतना लंबा चलना है तो सिर दर्द और चक्कर का बहाना बनाकर हॉस्पिटल के रेस्ट रूम में रेस्ट करने चली जाती है। 6 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। आदित्य बोला, प्लीज़ डॉक्टर बताइए सोना कैसी है? डॉक्टर बोले, सर्जरी काफ़ी टफ थी पर सर्जरी तो अच्छे से हो गई है, यह हेड सर्जरी है, इसका हम कुछ कर नहीं सकते जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता। आहान बोला, डरने वाली बात है क्या डॉक्टर? डॉक्टर बोले, या तो उनके होश में आने के बाद ही पता चलेगा, जब तक उन्हें होश नहीं आता तब तक हम सही से कह नहीं सकते हैं। आदित्य डॉक्टर की कॉलर पकड़ते हुए बोला, कहने का क्या मतलब है आपका, और आपको डॉक्टर किसने बनाया है? आपको कुछ पता ही नहीं है तो इतनी देर से अंदर क्या कर रहे थे? आदित्य इतना गुस्से में रहता है कि उसे होश ही नहीं रहता है कि वो कहाँ है और किससे क्या बोल रहा है। डॉक्टर अपनी कॉलर छुड़वाते हुए बोले, देखिए हमें जो करना था हमने कर दिया। सर्जरी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस है, पेशेंट भी सही से रिस्पॉन्स नहीं कर रही है और शायद कोई पुरानी इंजरी भी है जो अभी तक ठीक नहीं हुई है, उसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए हैं। आहान बोला, डॉक्टर सोना ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर बोले, या तो उनके होश में आने पर ही पता चलेगा, अगर 24 घंटे तक उन्हें होश नहीं आया तो वो कोमा में भी जा सकती हैं या कुछ और भी हो सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में जब तक उनको होश नहीं आ जाता। आदित्य आहान को बोला, आहान तू कैसे हॉस्पिटल में लेकर आया है, इस डॉक्टर को कुछ भी नहीं आता है, चल हम सोना को दूसरे हॉस्पिटल में लेकर चलते हैं। आहान आदित्य को समझाते हुए बोला, ये यहाँ का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है और ये सबसे बेस्ट सर्जन है, तुझे क्या लगता है कि मैं कोई ऐसा वैसा हॉस्पिटल में सोना को लेकर आऊँगा? आदित्य बोला, पर फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? डॉक्टर आप शांत हो जाइए, जब तक पेशेंट को होश नहीं आ जाता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं, यह हेड सर्जरी है, इसमें ऐसा ही होता है। आदित्य बोला, यह बार बार पेशेंट पेशेंट क्या लगा रखा है, पेशेंट नहीं है वो, उसका नाम सोना है। सोना आदित्य मित्तल, उसे कुछ हुआ ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। डॉक्टर आहान से बोले, इन्हें कहिए प्लीज़ कोऑपरेट करें, हमने अपनी पूरी कोशिश करी है, अब जब तक उन्हें होश नहीं आता कैसे कहें, सब कुछ उनके होश में आने के ऊपर ही डिपेंड करता है। आहान आदित्य को शांत करवाता है। आदित्य मेरा भाई शांत हो जा, डॉक्टर ने अपना काम कर दिया है, बस हम भगवान से यही प्रार्थना करें कि बस सोना ठीक हो जाए। मैं भी कर रहा हूँ, तू भी कर। आदित्य वहाँ से निकल कर इधर उधर कुछ ढूंढता है, तभी एक आदमी, वह भी इंडियन ही रहता है, क्या हुआ भाई क्या ढूंढ रहे हो? आदित्य बोला, वो मैं वो। वह आदमी बोला, कोई अपना बीमार है क्या, मंदिर ढूंढ रहे हो? आदित्य हाँ का इशारा करता है, पर यहाँ कहाँ अनजान शहर में मंदिर मिलेगा, वह आदमी श्रद्धा और आस्था हो तो मंदिर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मन से प्रार्थना करो, भगवान तुम्हारी जरूर सुनेंगे। आदित्य हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करता है।
मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, गलती नहीं मुझसे गुनाह हुआ है, पर मेरे गुनाहों की सज़ा उस मासूम को मत देना। गलती मेरी है तो सज़ा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। आप जो सज़ा दोगे मुझे मंज़ूर है, आप कुछ भी कीजिए पर सोना को बचा लीजिए। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊँगा, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊँगा। प्लीज़ भगवान, प्लीज़ कैसे भी करके सोना को बचा लीजिए। आहान और आदित्य पूरे 24 घंटे सोना के होश में आने का इंतज़ार करते हैं, पर अभी तक सोना होश में नहीं आती है। आदित्य आहान से बोला, 24 घंटे होने को आए हैं, डॉक्टर ने कहा था कि 24 घंटे में सोना को होश आ जाएगा, पर अभी तक होश क्यों नहीं आया है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है यह डॉक्टर क्या कर रहा है। आहान बोला, तू चिंता मत कर, मैं अभी डॉक्टर से बात करके आता हूँ। आहान डॉक्टर के पास जाता है। सोना को 24 घंटे हो गए हैं, अभी तक होश नहीं आया डॉक्टर, वह कब तक होश में आएगी? डॉक्टर बोले, मैं बस उन्हीं को चेक करने जा रहा हूँ, बस 5 मिनट में आपको बताता हूँ। डॉक्टर फटाफट सोना का चेकअप करने के लिए आते हैं। डॉक्टर 10 मिनट बाद बाहर आते हैं। आदित्य बोला, हम इतनी देर से आपका इंतज़ार कर रहे थे, जल्दी से बताइए कि सोना होश में आई है कि नहीं। डॉक्टर बोले, मैंने सब चेक कर लिया है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, वह अब ठीक है। आदित्य ने कहा, पर आपने कहा था कि अगर सोना 24 घंटे में होश नहीं आए तो कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर बोला, हाँ 24 घंटे होने को आए हैं, मैं भी सोच रहा हूँ कि अभी तक होश में क्यों नहीं आई है, पर मुझे नहीं लगता कि घबराने वाली कोई भी बात है, वह जल्दी ही होश में आ जाएंगी। जाते हुए आहान से बोलते हैं कि आप मुझसे केबिन में आकर मिलो। आदित्य बोला, आहान क्यों, जो भी बात है आप मुझे बताइए। डॉक्टर बोले, आप यहीं आपकी वाइफ के पास में रहिए, उन्हें कभी भी होश आ सकता है, उन्हें आपकी ज़रूरत होगी, इसलिए मैं इन्हें लेकर जा सकता हूँ। अगर आपको चलना है तो आप चलिए, फिर आपके वाइफ को होश आया तो। आदित्य बोला, नहीं नहीं, मैं सोना को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। आहान तुम जाओ डॉक्टर के पास और जो कुछ भी हो मुझे बताना। आहान बोला, ठीक है, मैं जाकर आता हूँ, फिर तुझे सब बताता हूँ। आहान डॉक्टर के केबिन में, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? डॉक्टर बोले, प्रॉब्लम तो है पर समझ में नहीं आ रहा है कैसे आपको बताएं। आहान बोला, साफ साफ कहिए डॉक्टर, क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर बोला, हमने पेशेंट की सर्जरी कर दी है, सर्जरी सक्सेस भी है, पर फिर भी मुझे डर है, हेड सर्जरी के कई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, आप लोगों उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। आहान बोले, कैसे साइड इफ़ेक्ट, जब सर्जरी सक्सेसफुल हुई है तो साइड इफ़ेक्ट क्यों? डॉक्टर बोले, देखिए यह ब्रेन का मामला है, हमारी पूरी बॉडी ब्रेन से जुड़ी हुई होती है और ब्रेन की सर्जरी बहुत मुश्किल से होती है। हमने तो सर्जरी कर दी है, पर इसके साइड इफ़ेक्ट। आहान बोला, मुझे सब जानना है, आप डिटेल में बताइए। इधर आदित्य के पास शालिनी आती है, क्या हुआ बेबी, सोना को होश नहीं आया क्या? आदित्य बोला, हाँ अभी तक सोना को होश नहीं आया है, मुझे भी बस यही टेंशन हो रही है। शालिनी बोली, क्या यार, यह लड़की भी ना कितनी अजीब है, क्या ज़रूरत थी इस तरीके से जाने की। एक तो खुद भी मुसीबत में पड़ गई और हमें भी डाल दिया, इसकी वजह से सारी ट्रिप भी खराब हो गई। इससे अच्छा होता कि हम उसे साथ में लेकर ही ना आते, कम से कम साथ में एंजॉय तो कर पाते। इसकी वजह से। इतने में ही आदित्य गुस्से से शालिनी से बोला, अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है सोना से? आज जिस लड़की की वजह से तुम और मैं साथ में हैं, अगर कोई और लड़की होती तो तुम्हें और मुझे कभी से अलग कर देती, मुझ पर केस कर सकती थी, मेरी माँ को सब कुछ बता सकती थी, पर सोना ने इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं किया। वह सब कुछ बर्दाश्त करती जा रही है सिर्फ हमारी खुशी के लिए, और आज वो जिस परिस्थिति में है, ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है, वो भी मेरी वजह से। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी सेल्फिश हो सकती हो। मैंने तुमसे प्यार किया था, तब मुझे लगा था कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी सेल्फिश हो सकती हो। किसी की जान पर बनाई है और तुम्हें अपनी इंजॉयमेंट की पड़ी है। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। शालिनी को भी समझ में आता है, उसने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही सोना के बारे में कह दिया है। शालिनी बोली, आई एम सॉरी आदित्य, मुझसे गलती हो गई है, मुझे सोना के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी। आदित्य बोला, प्लीज़ चली जाओ यहाँ से, मुझे इस बारे में कुछ भी बात नहीं करनी है। शालिनी बोली, आई एम रियली सॉरी आदित्य, मैं जानती हूँ मैंने गलत बोल दिया है, पर मैं तुम्हें इस तरीके से परेशान नहीं देख सकती हूँ। तुम इतना परेशान हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यू नो ना बेबी, आई रियली लव यू। बोलते बोलते आदित्य के करीब आने की कोशिश करती है। आदित्य शालिनी को दूर कर देता है, प्लीज़ अभी यहाँ से जाओ, अभी मेरा बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से। शालिनी को भी गुस्सा आ जाता है, वह भी पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है और मन में बोलती है, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगी। इधर आहान डॉक्टर से बात करता है।
डॉक्टर बताते हैं कि सोना को बचपन में या फिर थोड़े समय पहले ही हेड इंजरी हुई है, जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से वह पूरी तरीके से आज तक हील नहीं हो पाई है और अब दूसरी बार भी उसे उसी जगह पर चोट आई है। इस वजह से उससे इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई है, जो कि अच्छी बात नहीं है। हालांकि अभी सिचुएशन कंट्रोल में है, पर आगे का कुछ कह नहीं सकते। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। आहान बोला, किस तरह के साइड इफ़ेक्ट? डॉक्टर बोले, अभी हम पूरी तरीके से तो कुछ कह नहीं सकते हैं, फिर भी हो सकता है कि वह कोमा में चले जाएं। उन्हें अभी तक होश नहीं आया है, या फिर भी सिचुएशन को देखते हुए लगता नहीं है कि वह कोमा में जाएंगे। और उन्हें होश आ जाता है तो हो सकता है वह अपनी याददाश्त खो दे, या वह अपनी याददाश्त पूरी तरीके से खो बैठे, या फिर कुछ हिस्सा भूल जाएं, या कुछ भी ना भूलें, या उन्हें बीच बीच में छोटी छोटी बातें भूलने लगें। या तो उन्हें टाइम टाइम पर ऑब्जर्वेशन करने पर ही पता चलेगा कि क्या हो सकता है। आहान बोला, क्या सोना सच में उसकी याददाश्त खो देगी? क्या वो मुझे भूल जाएगी? डॉक्टर, मैंने आपसे कहा ना मिस्टर ठकराल कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। या तो वह पूरी याददाश्त खो बैठे, या अपनी याददाश्त का कुछ हिस्सा खो बैठे, या उन्हें कुछ भी ना होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएं। यह बस उनके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। तभी एक नर्स दौड़ते हुए आती है। वो पेशेंट को होश आ गया है डॉक्टर। आहान बोला, क्या सच में सोना को होश आ गया है? डॉक्टर, जल्दी चलिए। डॉक्टर और आहान दौड़ते हुए सोना के पास आते हैं। आदित्य पहले से ही सोना के पास में रहता है। आदित्य बोला, सोना तुम कैसी हो? प्लीज़ मुझे बताओ। प्लीज़ सोना कुछ बोलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? आदित्य बार बार सोना को आवाज़ लगाता है, पर सोना एक शब्द भी नहीं बोलती है। सोना बस चुपचाप ऊपर नजरें कर एक टक शून्य में ही देखे जा रही थी। सोना, सोना, आदित्य बार बार सोना को पुकारता है, पर सोना कोई भी रिस्पांस नहीं देती है। डॉक्टर बोले, प्लीज़ आप बाहर जाइए। आदित्य डॉक्टर की एक भी नहीं सुनता है। डॉक्टर, प्लीज़ मिस्टर मित्तल बाहर जाइए, मुझे पेशेंट को चेक करने दीजिए। आहान खुद भी सोना को ऐसी हालत में देखकर डर जाता है। सोना कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, बस उसने आंखें खोल रखी थी और ऊपर की ओर देखे जा रही थी। आहान आदित्य को खींचते हुए बाहर लेकर जाने की कोशिश करता है, पर आदित्य सोना के पास से जाने का नाम नहीं लेता। आहान जैसे तैसे मुश्किल से आदित्य को बाहर लेकर आता है। आदित्य अपने आप को संभाल नहीं पाता है। वह फिर से सोना के पास जाने की कोशिश करता है। आहान उसको पकड़कर खींचकर जोर से चिल्लाता है, आदित्य होश में आ। आदि, डॉक्टर गए हैं, वह चेक कर रहे हैं और उनका काम उन्हें करने दे। आदित्य बोला, वो सोना, वो सोना। बोलते बोलते आहान को गले लगा लेता है। आहान बोला, कुछ नहीं होगा, सोना ने आंखें खोल दी है ना, वो ठीक हो जाएगी, तू चिंता मत कर, उसे कुछ भी नहीं होगा। आदित्य बोला, पर वह कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही है? क्या वह मुझसे गुस्सा है? मुझसे बात नहीं करना चाहती है? वह तेरी बात सुनेगी। तू प्लीज़ जा, उससे बात करना, उसे बोलना कि मुझे माफ़ कर दे। प्लीज़, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ भाई, प्लीज़ उसको बोल देना कि वो मुझे माफ़ कर दे। वह ऐसे चुप नहीं रह सकती। वह चुप क्यों है यार? आदित्य और आहान दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आहान आदित्य को शांत करवाते हुए बोला, चुप हो जा मेरे भाई, चुप हो जा, उसको कुछ नहीं होगा, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। बोलते बोलते आहान का भी गला भारी हो जाता है और उसके एक एक शब्द बहुत मुश्किल से उसके गले से बाहर आ रहे थे। सोना का चेकअप करके डॉक्टर बाहर आते हैं। आदित्य बोला, क्या हुआ डॉक्टर, वो चुप क्यों हो गई है? डॉक्टर बोला, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर पता नहीं क्यों वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। उनकी रिपोर्ट भी सारी ठीक ही है, सब कुछ सही है, बस वह चुप क्यों है पता नहीं है। आदित्य आहान से बोला, तुझे कहा था ना, इस डॉक्टर को कुछ भी नहीं पता, हर चीज़ में पता नहीं पता नहीं पता नहीं, एक ही जवाब है उसके पास में, पता नहीं। आहान डॉक्टर से बोले, अगर आपसे सोना का केस हैंडल नहीं हो रहा तो आप हमें बता दीजिए, हम सोना को किसी और हॉस्पिटल में लेकर चले जाएंगे। डॉक्टर बोले, नहीं ऐसा नहीं है, हमने पूरी कोशिश कर ली है और उसका रिजल्ट भी यह है कि वह होश में है, पर किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं दे रही हैं। इसका मतलब यह है कि वह किसी सदमे में है, उन्हें कोई शौक लगा है। यह चोट लगने से पहले उन्हें किसी बात का सदमा लगा है, वह उस सदमे से निकल नहीं पा रही हैं। आहान गुस्से से आदित्य को देखता है। आदित्य बोला, क्या क्या यह सब मेरी वजह से हुआ है? मैंने जो कुछ भी सोना से कहा उसकी वजह से आज उसकी यह हालत है। आदित्य बोला, ऐसा नहीं हो सकता है। वो भागकर सोना के रूम में जाता है। आहान और डॉक्टर भी आदित्य के पीछे जाते हैं। आदित्य बोला, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो सोना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ ऐसे चुप मत रहो, प्लीज़ कुछ तो बोलो, चाहे तो मुझे डांट लो, चाहे मुझे कोई सज़ा दे दो, पर ऐसे चुप मत रहो। ऐसे चुप रहकर तुम अपने आप को सज़ा दे रही हो, तुम्हें अपनी दोस्ती की कसम, प्लीज़ कुछ तो बोलो।
पर सोना किसी भी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है, पर उसकी हार्ट बीट तेज़ी से बढ़ती है, जिससे उसका ब्लड प्रेशर भी काफ़ी हाई हो जाता है। डॉक्टर आहान और आदित्य को रूम से बाहर निकालते हैं और सोना को नींद का इंजेक्शन लगाते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर बोले, ऐसा कुछ भी मत करिए जिससे पेशेंट को और भी स्ट्रेस हो। ऐसी सिचुएशन उनके लिए बहुत खतरनाक है। आदित्य बोला, तो फिर हम क्या करें, आप ही हमें बताइए। डॉक्टर बोले, पहले तो आप हमें ये बताइए कि किस वजह से उन्हें इतना स्ट्रेस हो रहा है। आदित्य डॉक्टर को बताता है कि सोना उसकी वाइफ है और उसने सोना और आहान के रिश्ते पर शक किया है। इसी वजह से वो होटल से चली गई थी और उसके साथ में यह सब कुछ हो गया। डॉक्टर बोले, अच्छा, इसका मतलब है कि उनको आपकी वजह से स्ट्रेस है। आप एक काम करिए, जितना हो सके उनके सामने थोड़ा कम जाइए और यह सब चीज़ उनके सामने मत बोलिए। बार बार उन्हें इसी बात की याद मत दिलाइए। बार बार वही बात दोहराएंगे तो उनका स्ट्रेस कम नहीं होगा, और हो सके तो आपके फैमिली मेम्बर को यहाँ बुला लीजिए। आदित्य बोला, पर वह सब इंडिया में है। डॉक्टर, तो आप उनसे फ़ोन पर या वीडियो कॉल पर तो बात करवा ही सकते हैं, शायद उससे उनका स्ट्रेस कम हो और उन्हें अच्छा लगे। आदित्य बोला, ठीक है, हम ध्यान रखेंगे। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। आहान बोला, यह तूने ठीक नहीं किया है आदित्य, तू जानता है कि सोना कितनी सेंसिटिव लड़की है, तूने इतना सब उससे कह दिया। यह सब उसके दिमाग पर कितना असर कर गया, उसे कितना सदमा लगा है। आज सोना इस कंडीशन में है, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू है। आदित्य बोला, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तू ही बता मैं अब क्या करूँ। तू जो बोलेगा वो मैं करने को तैयार हूँ। तू मुझे जो सज़ा देगा वो सज़ा मैं भुगतने को तैयार हूँ। आहान बोला, तुझे सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, पर तुझे सज़ा देने का हक सोना का है। तुझे सज़ा सोना देगी, पर फिलहाल तुझे इतना करना है, तुझे सोना के घर वालों से बात करके सोना की हालत के बारे में बताना होगा, पर अभी उन्हें तेरे और शालिनी के बारे में कुछ भी मत बताना, वरना वो लोग भी टूट जाएंगे। बस सोना की किडनैपिंग के बारे में बताना और सोना की हालत के बारे में बताना। आदित्य, क्या मैं कैसे बताऊंगा, मैं क्या बोलूँगा। आहान बोला, यह तो तुझे ही करना होगा, वह लोग तुझे ही जानते हैं, तू सोना का पति है, सोना तेरी जिम्मेदारी है। तुझे सोना के बारे में सब कुछ बताना होगा, और यह भी कि वो सोना से बात करते टाइम ज़्यादा रोए ना, ताकि सोना को उन्हें देखकर स्ट्रेस ना हो। आदित्य बोला, ठीक है, मैं सोना के घर वालों से बात करता हूँ। आदित्य शांति जी को कॉल करता है। आदित्य बोला, नमस्ते मम्मी जी। शांति जी बोली, नमस्ते बेटा, कैसे हो और सोना कैसी है। मन में आदित्य बोला, अब इन्हें कैसे बताऊं सोना के बारे में। क्या हुआ बेटा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। आदित्य बोला, मम्मी जी, मुझे आपको कुछ बताना है, क्या आप माँ के साथ हो। शांति जी कुछ सोचते हुए बोली, नहीं, मैं अकेली हूँ, बोलो क्या कहना चाहते हो। आदित्य बोला, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा और प्लीज़ माँ को इस बारे में कुछ मत बताइएगा। कहना क्या चाहते हो बेटा, आप मुझे डरा रहे हो। नहीं मम्मी जी, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, पर बात ही ऐसी है। क्या बात है बेटा। आदित्य बोला, मम्मी जी, सोना का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। तभी दो चीखती सी आवाज़ आती है। क्या हुआ यह था कि जब आदित्य का फ़ोन आया था तब शांति जी अनुराधा जी के साथ ही थी। फ़ोन स्पीकर पर था। जब आदित्य ने अकेले की बात पूछी थी तो अनुराधा जी ने आंखें दिखाकर शांति जी से झूठ बोलने को कहा था। आदित्य बोला, माँ आप भी यहीं हो क्या, आप मेरी बातें सुनो, आप चिंता मत कीजिएगा। अनुराधा जी बोली, आदित्य तू पहले बता कि सोना कहाँ है, तू पहले उससे बात कर रहा है, मुझे सिर्फ सोना से ही बात करनी है। आदित्य बोला, माँ आप 1 मिनट मेरी बात सुन लो, मुझे पहले मम्मी जी से बात करने दीजिए, मैं उन्हें बताऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी माँ। अनुराधा जी बोली, नहीं, जब तक तू मुझे सोना से बात नहीं कराएगा मुझे शांति नहीं मिलेगी, मुझे सोना से बात करनी है। आदित्य बोला, प्लीज़ आप मेरी बात तो सुनिए। शांति जी मौके की नज़ाकत को समझते हुए, बात कुछ बड़ी है और आदित्य अनुराधा जी को लेकर और चिंता में पड़ जाएगा। शांति जी अनुराधा जी को शांत कराती हैं और कहती हैं, मुझे 1 मिनट आदित्य से बात करने दो। शांति जी फ़ोन स्पीकर से हटाकर आदित्य से बात करती हैं। शांति जी बोली, हाँ आदित्य जी बोलिए, क्या बात है। आदित्य बोला, मम्मी जी, सोना का एक्सीडेंट हो गया है, मैं यह बात बस आपको ही बताना चाहता था, पर माँ ने सुन लिया है, उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी, मुझको बहुत चिंता हो रही है, मैं सोना को इस तरीके से छोड़कर आ भी नहीं सकता हूँ, और उन्हें कुछ ना हो जाए, आप प्लीज़ उनका ध्यान रखिएगा। शांति जी बोली, आप अनु की चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर हूँ, मैं उसे संभाल लूँगी। आप यह बताइए कि मेरी बेटी कहाँ है, वह कैसी है, एक बार उससे बात करा दीजिए। आदित्य बोला, सोना अब खतरे से बाहर है, उसका एक्सीडेंट हो गया था, वह हॉस्पिटल में एडमिट है, पर अब डरने वाली कोई बात नहीं है, वह खतरे से बाहर है, उसे होश भी आ गया है।
शांति जी भगवान को धन्यवाद देते हुए बोले, भगवान का लाख लाख धन्यवाद बेटा कि मेरी बच्ची सही सलामत है। शांति जी बोली, आदित्य जी मुझे आप परेशान लग रहे हैं, और भी कुछ बात है क्या? आदित्य बोला, मम्मी जी उसी के लिए मैंने आपको फ़ोन लगाया है। शांति जी बोली, सोना खतरे से बाहर है, फिर क्या बात है? आदित्य बोला, सोना को होश तो आ गया है पर वह कुछ जवाब नहीं दे रही है। शांति जी बोली, मतलब? आदित्य बोला, मतलब यह कि सोना बिल्कुल चुप हो गई है, वह कोई जवाब नहीं दे रही है, वह कुछ बोल ही नहीं रही है। शांति जी बोली, ऐसे कैसे बेटा? आदित्य बोला, सोना को पहले भी कभी सिर में चोट आई है क्या? शांति जी सोचते हुए बोली, हाँ एक बार सोना घर की छत से नीचे गिर गई थी तो उसके सिर में चोट आई थी। आदित्य बोला, हाँ वही उसकी चोट आज दिन तक सही नहीं हुई है और अभी उसको वापस उसी जगह पर चोट आई है। शांति जी बोली, तो क्या हुआ, मेरी बच्ची कुछ बोल नहीं पाएगी क्या? आदित्य बोला, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बस सोना को सदमा लगा है। आदित्य मन में बोला, मैं आपको कैसे बताऊं कि मैंने सोना के साथ क्या किया है? आपको जिस दिन पता चलेगा आप भी मुझे कभी माफ़ नहीं कर पाएंगी। शांति जी बोली, आदित्य जी आदित्य जी। आदित्य बोला, हाँ हाँ जी मम्मी जी मैं सुन रहा हूँ। शांति जी बोली, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सोना ठीक है या नहीं। आदित्य बोला, सोना ठीक तो है पर ठीक नहीं भी है। डॉक्टर ने कहा है कि वह अपने घर वालों से बात करेगी तो शायद कोई रिस्पॉन्स दे। शांति जी बोली, वह आपका जवाब क्यों नहीं दे रही है? आप तो उसके पति हैं, फिर वो आपसे बात क्यों नहीं कर रही है? आदित्य क्या जवाब देता शांति जी को? आदित्य बोला, मैंने बहुत कोशिश करी पर मेरी कोई भी बात का जवाब नहीं दे रही है, इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि घर के बाकी सदस्य बात करें तो शायद कोई जवाब दे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सोना से बात करें। शांति जी बोली, क्या? मैं कैसे बात करूँगी, मैं क्या बोलूँगी? आदित्य बोला, प्लीज़ मम्मी जी आप एक बार कोशिश करिए, कभी आपसे बात करके वह होश में आए, और हाँ ध्यान रखिएगा ऐसी कोई बात नहीं कीजिएगा सोना के सामने जिससे उसको कोई स्ट्रेस हो या उसको कोई दुख पहुँचे, और प्लीज़ आप रोइएगा तो बिल्कुल भी मत। शांति जी बोली, हाँ बेटा मैं ध्यान रखूँगी। आदित्य बोला, आपको थोड़ी देर बाद सोना से वीडियो कॉल पर बात करवाता हूँ। मैं गीता को बोल दूँगा, वह सब अरेंज कर देगी, और आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ माँ का भी ध्यान रखिएगा। शांति जी बोली, ठीक है बेटा आप मेरी सोना से बात करा दीजिए और मैं अनु को समझा दूँगी। आदित्य फ़ोन रख देता है। शांति जी को भी बहुत चिंता होती है सोना की। अनुराधा जी शांति से बोली, तू मुझे बताएगी नहीं कि क्या हुआ है, सोना कहाँ है और तूने मेरी बात क्यों नहीं कराई? शांति जी बोली, तू चिंता मत कर, आदित्य जी अभी अपनी सोना से बात कराएगा। वह धीरे से सारी बातें अनुराधा जी को समझाती हैं। अनुराधा जी को टेंशन तो बहुत होती है, फिर भी शांति जी उन्हें संभाल लेती हैं। शांति जी अनुराधा जी को समझाती हैं कि आदित्य वहाँ पर अकेला है, अगर यहाँ पर तुझे कुछ हो जाएगा तो वह सोना को संभालेगा या यहाँ पर तुम्हारे पास आएगा, तो तुमको आदित्य और सोना के लिए स्ट्रांग बनना पड़ेगा। सोना अभी खतरे से बाहर है, कोई चिंता की बात नहीं है। अनुराधा जी बोली, आदित्य साथ है तो मुझे चिंता की बात नहीं है, पर उसके होते हुए सोना के साथ ऐसा कैसे हो गया? शांति जी बोली, वह सब हम बाद में बात कर लेंगे, अभी वह खुद भी बहुत परेशान है, अभी हम उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते। अनुराधा जी बोली, हाँ तू ठीक कह रही है, पर मैं आदित्य को बोल दूंगी कि वह जल्दी से जल्दी मेरी बच्ची को घर ले आए। बहुत घूम लिए, अब बस घर आ जाए। जब तक मैं सोना को अपनी आंखों से अपने पास नहीं देख लेती तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। शांति जी अनुराधा जी के गले लगते हुए बोली, मैं जानती थी कि तू सोना को बेटी बना कर रखेगी, पर तू मुझसे भी ज़्यादा सोना को प्यार देगी मुझे तो यह पता ही नहीं था। धन्य हूँ मैं और मेरी बेटी जिसे इतना अच्छा ससुराल मिला, अब मुझे मेरी बेटी की कोई चिंता नहीं है। अनुराधा जी बोली, सोना है ही ऐसी, इतने कम समय में उसने सबको अपना बना लिया है। अनुराधा जी और शांति जी एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे को सांत्वना देते हैं। तभी गीता आती है। गीता बोली, बड़ी मेम साहब और साहब का फ़ोन आया था, आप लोग हॉल में आ जाइए, मैं फ़ोन को टीवी से कनेक्ट कर देती हूँ। आप आराम से सोना से बात कर लीजिएगा, मुझे भी उससे बात करनी है, देखना है वो कैसी है। बोलते बोलते उसका भी गला रुझ जाता है। शांति जी और अनुराधा जी बाहर हॉल में आकर सोफे पर बैठ जाती हैं और बेसब्री से आदित्य के फ़ोन का इंतज़ार करती हैं। आदित्य भी हॉस्पिटल में सब सेटअप करता है ताकि सोना आराम से शांति जी और अनुराधा जी से बात कर सके। आदित्य फ़ोन कनेक्ट करता है। अनुराधा जी और शांति जी सोना को देखती हैं तो दंग रह जाती हैं। सोना बहुत सी मशीनों से घिरी हुई रहती है, उसके पूरे शरीर पर पट्टी रहती है। अनुराधा जी और शांति जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
आदित्य बोला, प्लीज़ हिम्मत रखो, मैंने आपसे कहा था ना कि रोना नहीं है, वरना सोना की तबीयत पर गलत असर पड़ेगा। अनुराधा जी और शांति जी फटाफट अपने आंसू पोंछते हैं और चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए सोना से बात करने की कोशिश करते हैं। शांति जी बोली, सोना मेरी बच्ची कैसी है तू? तुझे अपनी माँ की याद नहीं आ रही? मुझसे बात नहीं करेगी क्या? वो सोना से बात करने की कोशिश करती हैं पर सोना कोई जवाब नहीं देती है, बस एकटक शांति जी को देखती रहती है। अनुराधा जी बोली, मुझसे भी नाराज़ है क्या बेटा? हाँ, होना भी चाहिए, मेरी गलती है जो इस नालायक के साथ तुझे भेज दिया। यह तेरा ठीक से ध्यान नहीं रख पाया ना, तो आजा बच्चा मेरे पास में आजा, मैं तेरा ध्यान रखूंगी, इस नालायक के भरोसे कभी नहीं छोड़ूंगी। पर सोना अनुराधा जी की बात का भी कोई जवाब नहीं देती है, बस एकटक टीवी की स्क्रीन पर देखे जाती है। शांति जी और अनुराधा जी एक दूसरे का मुंह देखती हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सोना को क्या बोलें कि वह कोई जवाब दे। वो ऐसा क्यों कर रही है? अब उनका दिल अंदर ही अंदर बैठा जा रहा था, पर वह अपने आप को बहुत संभाले हुए फिर से सोना से बात करने की कोशिश करती हैं। शांति जी सोना से बोली, तुझे पता है तू बहुत जल्द बुआ बनने वाली है। हाँ, सच बता रही हूँ, तू बहुत जल्दी बुआ बनने वाली है और मैं दादी बनने वाली हूँ। तेरी भाभी बहुत जल्दी हमें खुशखबरी सुनाने वाली हैं। अब घर में तुझसे भी छोटा कोई आने वाला है, अब हम तेरे नखरे नहीं उठाएंगे। बोलते बोल के उनका गला रूठ जाता है। अनुराधा जी शांति जी को संभालते हुए। अनुराधा जी बोली, सोना मैंने तुझे इस नालायक के साथ भेजकर गलती कर दी ना बेटा, यह तेरा ठीक से ध्यान नहीं रख पाया। तू चिंता मत कर, तुम जब आओगी ना इसकी तो मैं ऐसे पिटाई लगाऊंगी ना, इसको अच्छे से सुधार दूंगी। इसके होते हुए भी तेरे साथ में ऐसा कैसे हो सकता है? इसे तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी, बस तू जल्दी से ठीक हो जा और वापस घर आ जा। इतना कुछ होता है पर सोना एक शब्द भी नहीं बोलती है, पर उसकी बॉडी में कुछ हलचल होती है। उसकी आंखों के कोरों से आंसू बहते हैं। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ बोल नहीं रही है, पर अनुराधा जी और शांति जी की बातें सुन जरूर रही है। फोन कट जाता है। आदित्य और आहान दोनों ही निराश हो जाते हैं। शांति जी और अनुराधा जी की बात सुनकर भी सोना ने कोई जवाब नहीं दिया था। डॉक्टर आदित्य और आहान को बाहर आने के लिए कहते हैं। डॉक्टर बोले, वैसे तो सोना ने किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया है, पर उसका दिमाग काम अच्छे से कर रहा है। वह हमारी सारी बातों को सुन जरूर रही है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी हो रहा है वह उसे सुनाई दे रहा है, बस वह कुछ बोल नहीं रही है और यह बहुत अच्छी बात है। आदित्य बोला, तो क्या सोना जल्दी ही ठीक हो जाएगी? डॉक्टर बोले, हाँ हो सकता है, और शायद वह जल्दी से बोलने भी लगेगी। अभी तक हमें डर था कि कहीं उनका दिमाग सही से काम भी कर रहा है या नहीं, वह समझ भी पा रही है या नहीं। पर अब जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट करा है उस हिसाब से यह टेंशन तो नहीं है कि उन्हें दिमाग पर कोई असर हुआ है। वह हमारी बातें सुन रही हैं, समझ रही हैं, और यह बहुत बड़ी बात है। शायद अगर वह लोग सोना के पास होते तो शायद वो और अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाती। आदित्य बोला, तो क्या हम सोना को यहाँ से ले जा सकते हैं? डॉक्टर बोला, वैसे तो सच कहूँ तो सोना को इस तरीके से ले जाना सही नहीं होगा, पर उनकी मेंटली हालत को देखते हुए वह अपने घर वालों के साथ रहेंगी तो जल्दी ही रिस्पॉन्स कर पाएंगी। सोना को इंडिया ले जाने के बारे में आप सोच सकते हैं। आदित्य बोला, तो ठीक है, मैं आज ही फ्लाइट की बुकिंग करवाता हूँ और हम जल्द से जल्द सोना को इंडिया ले जाते हैं। डॉक्टर बोले, ठीक है, आप देख लीजिए आपके हिसाब से। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। आहान बोला, तुझे फ़्लाइट की टिकट बुकिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक प्राइवेट प्लेन सोना के लिए बुकिंग कर लेता हूँ ताकि सोना को कोई दिक्कत ना हो। आदित्य बोला, पर आहान बोला, पर वर कुछ नहीं, तू यहाँ की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर और मैं जाने की सारी अरेंजमेंट कर देता हूँ। आदित्य बोला, ठीक है। आदित्य और आहान दोनों ही अपने अपने कामों में लग जाते हैं। दोनों ही सोना को जल्द से जल्द इंडिया लेकर जाना चाहते हैं ताकि जल्दी से जल्दी सोना ठीक हो सके। आदित्य अपने घर पर भी फ़ोन करके बता देता है कि वह बहुत जल्द इंडिया आ रहा है सोना को वापस लेकर, और वहाँ के डॉक्टर से भी बात कर लेता है और पहले से ही सोना के आने के सारे अरेंजमेंट वहाँ करवा देता है। सोना के भाई भाभी भी गांव से आ जाते हैं, वह भी सोना से मिलने चाहते हैं। सभी बेसब्री से सोना का इंतज़ार करते हैं। इधर आदित्य और आहान भी सोना को ले जाने का अरेंजमेंट कर लेते हैं। आदित्य शालिनी को भी वापस चलने के लिए बताता है। शालिनी को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वह समझ जाती है कि अभी कुछ भी बोलना मतलब आदित्य से दूर होना है, इसलिए वह कुछ भी बोलती नहीं है, अपनी सहमति दे देती है। चारों ही वापस इंडिया आ जाते हैं। आहान भी आदित्य के साथ में ही आता है। शालिनी इंडिया पहुंचकर अपने घर के लिए निकल जाती है। आहान और आदित्य दोनों सोना को लेकर आदित्य के घर आ जाते हैं।
आदित्य ने अपने घर पर ही हॉस्पिटल के जैसा इंतज़ाम करवा दिया था। अब वह सोना को हॉस्पिटल में नहीं रखना चाहता था। वह सोना को घर पर घर के माहौल में सभी लोगों के बीच में रखना चाहता था, जिससे सोना की तबीयत में जल्दी से जल्दी सुधार हो सके। आदित्य, आहान और सोना तीनों घर पहुंचते हैं। सभी सोना को देखकर बहुत भावुक हो जाते हैं, पर आदित्य सबको इशारा करता है। सभी अपने आप को बाहर से तो संभालते हैं, पर अंदर ही अंदर उनका दिल सोना को देखकर रोए जा रहा था। पर बाहर से सभी के चेहरे पर मुस्कान लिए हुए थे, ताकि उन्हें रोता देखकर सोना को कोई स्ट्रेस ना हो और उसकी तबीयत ना बिगड़े। अनुराधा जी आदित्य और सोना की आरती और नज़र उतारती हैं। आहान भी सभी से मिलता है। आदित्य सभी को बताता है कि आहान उसका दोस्त है और उसने सोना को बचाने में उसकी बहुत मदद करी है। सोना आज उसके साथ है तो आहान की वजह से ही है। शांति जी आहान का शुक्रिया अदा करती हैं। शांति जी बोली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी बेटी के लिए जो किया वो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। आहान बोला, प्लीज़ आंटी, इसमें धन्यवाद करने वाली कोई बात नहीं है। आपकी बेटी अब मेरी दोस्त भी है सोना, और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैंने अपने दोस्त के लिए कुछ भी नहीं किया है। मुझे अफसोस है कि मैं उसे बचा नहीं पाया और आज वह इस स्थिति में है। शांति जी बोली, बेटा तुमने अपनी पूरी कोशिश करी होगी, पर जो किस्मत में लिखा है वह तो होना ही है। आदित्य बोला, चलो सब बाद में बात करते हैं, अभी सोना को रेस्ट करना है। आदित्य सोना को उसके रूम में ले जाता है। आहान गेस्ट रूम में जाकर फ्रेश होता है और आदित्य अपने रूम में। अनुराधा जी और शांति जी सभी हॉल में दोनों के आने का इंतजार करते हैं। उनके मन में हजारों सवाल थे जो वह आदित्य और आहान से पूछना चाहती थी, इसलिए वह उनके आने का वेट कर रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों ही फ्रेश होकर नीचे आते हैं तो सभी उन्हें देख रहे होते हैं। आदित्य और आहान भी मन में समझ जाते हैं कि सबके मन में हजारों सवाल चल रहे हैं जिनका उन्हें जवाब देना होगा। आखिर सोना की ऐसी हालत क्यों हुई है, क्या हुआ था सोना के साथ में, यह सब उन्हें जानना था। आदित्य गीता की तरफ देखकर, गीता सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। गीता बोली, जी साहब अभी लाती हूँ। आदित्य और आहान दोनों भी सभी के पास आकर बैठ जाते हैं। आदित्य बोला, आप सभी को जानना था कि सोना के साथ क्या हुआ है, तो मैं आप सभी को सच सच बताता हूँ। आहान आदित्य को देखता है कि आदित्य सबको सच सच बता रहा है, पर इस समय किसी को भी सच बताना उनके दुखों को और ही बढ़ाना है। आहान आदित्य को इशारे से मना करता है, पर आदित्य मन में ठान लेता है कि आज वह सबको सच सच बता देगा। आदित्य बोला, इसमें मेरी गलती है, आज सोना की जो भी हालत है वह सब मेरी वजह से हुई है। अनुराधा जी बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? आदित्य बोला, हाँ माँ यही सही है, मैं सच बोल रहा हूँ। आदित्य जो भी कुछ बताता है वो सुनकर शांति जी और अनुराधा जी के आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं, उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। जब आदित्य की माँ को पता चलेगा कि सोना की यह हालत आदित्य की वजह से हुई है तो उनका क्या रिएक्शन होगा? सोना के होश में आने पर क्या होगा? क्या सोना अपनी याददाश्त खो देगी? क्या सोना आदित्य की गलतियों के लिए उसे कभी माफ़ कर पाएगी? सोना, आदित्य और आहान की ज़िंदगी का आगे का सफ़र कैसा होगा, यह जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।